नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आप अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बातें बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। अगर आपको एक बार में समझ में ना आ पाए तो हो सकता है आपको 2 बार 3 बार वीडियो सुनना पड़े तब आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको ये एक बार जेनेटिक साइंस समझ में आ गया तो यकीन मानिए, आप आज के बाद कभी भी कोई वैज्ञानिक बात करेगा तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे, अपने आप को जोड़ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ये वैज्ञानिक किस आधार पर दावे कर रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह कंकाल मिलते हैं, तो किस आधार पर वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं। कंकाल को देखकर, हड्डी को देखकर वो कैसे बता देते हैं कि ये किसके रिश्तेदार हैं, किससे जुड़े हुए। ये सारी बातें जब आपको समझ में आएंगी तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो 2 बार देखिएगा। तो देखिए, जो हर एक इंसान का शरीर है, आपका मेरा शरीर, वो खरबों कोशिकाओं से बना है, जिसको सेल्स बोलते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम सेल्स कहते हैं और इन्हीं सेल्स के अंदर स्टोर होता है हमारा डीएनए, यानी हमारे शरीर की पूरी जानकारी। हर किस्म की जानकारी, चेहरा कैसा है, बाल कैसे हैं, कलर क्या है, हाथ पैर अमूमन कितने लंबे, हर किस्म की जानकारी इसके अंदर होती है किताब की तरह। तो जो हमारे शरीर का डीएनए है, ये मान लीजिए किताब है। इसको समझाने के लिए मैंने 2 किताब रखी हैं। एक ये बड़ी किताब है और एक ये छोटी किताब है। इन दोनों के जरिए हम समझेंगे। ये समझ लीजिए, ये दोनों किताबें हमारे शरीर की किताब है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरह की 2 किताबों में हमारे शरीर का पूरा डेटा जो है स्टोर रहता है। तो कैसे स्टोर रहता है? तो हम मान लीजिए किताब है एक, अगर बड़ी किताब का जिक्र करें, ये बड़ी किताब है। इसमें 23 अध्याय हैं, 23 जो है चैप्टर है इसके अंदर। और 23 चैप्टर किस तरीके से हैं? जोड़ियों में है। मतलब अगर पहला अध्याय है, जो पहला चैप्टर है, उसमें ए लेसन है और बी लेसन है, पार्ट है। ए पार्ट बी पार्ट दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही दूसरा जो चैप्टर है उसमें भी ए पार्ट बी पार्ट। तीसरा जो है उसमें भी ए लेसन बी लेसन। लेसन पार्ट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसी तरीके से पूरे के पूरे 23 अध्याय हैं। वो 46 पाठों में, लेसन्स में, वो अलग अलग कहानियों में बटे हुए हैं। जो और इस तरीके से ये बनकर 23 जो अध्याय बनते हैं, एक तरीके से एक जोड़ी होती है। और जो पूरे उसके पाठ हैं, जैसे अगर मान के चलिए आप 20वां अध्याय है, 20वां अध्याय का जो पाठ नंबर ए है, पाठ नंबर बी है, वो एकदम एक जैसे हैं पूरी तरीके से। पूरा का पूरा एक जैसा है, लेकिन हम उनको फोटोकॉपी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 0.1% का इतना सा फर्क है उन अध्यायों में। बाकी पूरा सब कुछ सेम टू सेम है। और इस पूरी किताब में जो ये 2 किताबें हैं, हमारे शरीर की, एक बड़ी एक छोटी, इसमें अगर हम अक्षरों के हिसाब से मैं आपको बताऊं, वर्णों के हिसाब से बताऊं, क ख ग घ या ABCD के हिसाब से देखें, तो लगभग 3 अरब अक्षर लिखे हुए हैं इन 2 किताबों में जो हमारे शरीर की है। इसी को वैज्ञानिक पढ़ते हैं। तो आज की इस दुनिया में जितने इंसान हैं, सबकी डीएनए की किताब में, या पहले भी जितने इंसान रहे हैं, उनके अंदर इस तरह की 2 किताबें रहती हैं। उसमें 3 अरब अक्षर हैं, 23 अध्याय हैं, जिसमें 46 उसमें पाठ हैं अलग अलग। उसके अलावा एक छोटी किताब है। अगर आप इसको मान लीजिए कि ये जो किताब है 1000 पन्नों की है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। इन 1000 पन्नों की किताब में 999 पेज सबके समान है। आज भी, आज इस दुनिया में कोई किसी भी हिस्से में रहता हो, उसके शरीर की किताब के 999 पेज एक समान है। सिर्फ फर्क है एक पेज का। और वो एक पेज में जो अक्षरों, जो अलग अलग अक्षरों की बनावट है, जो अलग अलग सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, वही हर इंसान को यूनिक बनाता है। जो विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो इन अध्यायों को, जो मैं 23 अध्यायों का जिक्र कर रहा हूं, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और जिन अक्षरों का मैंने 3 अरब अक्षरों का जिक्र किया है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने आपको पहले बड़ी किताब का जिक्र किया, जिसमें 23 अध्याय हैं। इसके अलावा एक छोटी किताब भी शरीर में होती है, जो कोशिका के बाहर होती है। इस छोटी किताब को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। शॉर्ट में कहते हैं एमटी डीएनए। तो अब आप इसको एमटी डीएनए याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ी किताब है 23 अध्याय वाली, और ये जो छोटी किताब है जो एमटी डीएनए की है, ये दोनों मिलाकर एक इंसान का जीनोम बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, जिसकी वैज्ञानिक स्टडी करते हैं। अगर आपके शरीर से भी डीएनए लेंगे तो वहां इस तरह की 2 किताबें मिलेंगी, उसको स्टडी करेंगे, उसके अक्षरों को पढ़ेंगे, तब जो है वैज्ञानिक समझ पाते हैं कि ये इंसान कहाँ है, इसका कौन रिश्तेदार है, कितनी दूर का रिश्तेदार है, और पुराने समय में जो डीएनए उसे वो मैच कर पाते हैं। तो ये पूरा मिलाकर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आप समझ गए, किताब है 23 अध्याय और 3 अरब अक्षर। अब सवाल ये है कि जो हमारे शरीर की किताब है, इसमें जो अक्षर लिखे होते हैं, ये आते कहां से? तो सबसे पहले हम आपको उसमें ये बताते हैं कि ये जो छोटी किताब है, इस बारे में हम बताते हैं। ये छोटी किताब जो एमटी डीएनए नाम की किताब है, ये हमारे शरीर में आती है हमारी माता से, हमारी मम्मी के शरीर से आती है। हर इंसान के शरीर में उसकी माँ से ही ये एमटी डीएनए की किताब जाती है। इसकी जो पूरी लिखावट है, मय अक्षरों के, वो सबके शरीर में सबकी मम्मी से ही जाती है। मेरे शरीर में भी ये किताब जो है मेरी मम्मी से आई है। अगर मेरी बहन है, उसके शरीर में भी ये किताब उनकी मतलब मेरी मम्मी से आई है। ये पिता के शरीर में तो ये किताब होती है, लेकिन पिता से बच्चों को ट्रांसफर नहीं होती है।
ये एम्प्टी डीएनए जो छोटी किताब है, ये सिर्फ माँ के शरीर से बच्चों के ट्रांसफर में होती है। लेकिन अगर माँ के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो माँ के शरीर से ये किताब पूरी की पूरी प्रिंट होके फोटोकॉपी होके लड़का जो उसके शरीर में भी जाएगी, लड़की के शरीर में भी जाएगी। लेकिन जो लड़का है, माँ का जो बेटा है, जब उसकी शादी होगी तो उसके बच्चों में किताब ट्रांसफर नहीं होगी। ये माँ से बेटी में आई, अब बेटी की शादी होगी तो बेटी के बच्चों में जाएगी, फिर उनके बच्चों में जाएगी। तो पूरी तरीके से ये फीमेल, मतलब जो महिलाओं में ये पूरी किताब आगे बढ़ती है, एक महिला से दूसरी महिला, दूसरी महिला से तीसरी महिला, तीसरी महिला से चौथी महिला में ट्रांसफर होती है। मतलब जो मेरी बहन के शरीर में है वो मेरी मम्मी से आई है, फिर मेरी मम्मी से नानी में आई है, नानी से पर नानी में आई है, और ऐसे प्राचीनतम जब आप पुराना जाते जाएंगे तो जो प्राचीनतम महिला रही होगी उनके शरीर से, जो हमारे रिश्तेदार रहे होंगे उनके जो महिला शरीर रही होगी उनके शरीर से किताब लगातार फोटोकॉपी हो के बच्चों में जाती है। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं में जाती है, पुरुषों में जाती है, लेकिन पुरुषों से अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं होती। तो एक तो ये तरीका है कि वैज्ञानिक इस किताब को पढ़कर ये पता लगाते हैं कि प्राचीनतम महिला पूर्वज कौन रही होगी। मान के चलिए आपके या मेरे शरीर में अगर वैज्ञानिक इस किताब को पढ़ेंगे, एम्प्टी डीएनए को, तो वो पीछे जाकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये अध्ययन करके वो बता सकते हैं कि प्राचीनतम महिला पूर्वज आपकी या मेरी कौन रही होगी। इसी किताब को देखकर महिला पूर्वज के बारे में वैज्ञानिक पता लगाते हैं। ये किताब बड़ी के मुकाबले थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये एक तरीके से हमारे शरीर का पावर हाउस इसको कहा जाता है, क्योंकि जो भोजन जो भी हम खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी, इसको ये उस एनर्जी में कन्वर्ट करती है ताकि कोशिकाएं उसका इस्तेमाल कर सके और हमारे शरीर को ग्रोथ मिले। तो इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि छोटी किताब जो माँ के शरीर से बच्चों के शरीर में जाती है, लेकिन बेटी के शरीर से आगे अगली पीढ़ी में जाती है, बेटे के शरीर से नहीं जाती। कोई भी पिता के शरीर में किताब जरूर होती है, लेकिन उनके बच्चों को ट्रांसफर नहीं होती। माँ के शरीर से जाएगी किताब अगली पीढ़ी को, यानी अगर आपकी कोई बहन है तो उनसे अगली पीढ़ी को जाएगी, उनकी अगली पीढ़ी को जाएगी, ऐसे ही प्राचीनतम। अब सवाल आता है कि पिता के वंशज के बारे में कैसा पता चलता है। पिता के वंशज को जानने के लिए हमको इस बड़ी किताब का जिक्र करना पड़ेगा, जो कि 23 अध्याय वाली किताब है, 3 अरब अक्षर है, 46 पाठ है, और लगभग मान के चलिए कि 1000 पन्नों की किताब है। अब इसमें ये हमें मिलते कैसे हैं? तो इसमें जो 23 अध्याय हैं, जिसमें उसके 2 पार्ट हैं, ए बी, पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का ए बी, तीसरे अध्याय का ए बी, चौथे का ए बी, ऐसे से लेके 23 तक ए बी के पार्ट है। तो उसमें से मान के चलिए ए वाले जो सारे लेसन हैं वो हमको मिलते हैं हमारी माँ से, और जो बी वाले लेसन हैं वो हमको मिलते हैं हमारे पिता से। हमारे माँ के शरीर में ये 23 अध्याय 46 पाठ होते हैं, हमारे पिता के शरीर में 23 अध्याय 46 पाठ होते हैं, लेकिन वो पूरे 46 हमें नहीं मिलते हैं। माँ के शरीर में जो 46 पूरे पाठ होते हैं उसमें आपस में रिशफलिंग होती है, वो आपस में मिक्सअप होते हैं, फिर उसके बाद रैंडमली ये पता नहीं होता कि कौन से हमको 23 मिलने वाले हैं। तो माँ के शरीर में जो 46 है उसमें से हमको 23 मिलते हैं, पिता के शरीर में जो 46 है उसमें से हमको 23 मिलते हैं। तो ऐसे मिलकर जो हमारे 46 होते हैं, इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये पूरे पाठ जोड़ों में होते हैं। इसमें फर्क होता है वही 0.1% का, यानी पिता के जो है हमको शरीर से 500 पन्नों की किताब मिली, माता के शरीर से 500 पन्नों की किताब मिली, टोटल 1000 पन्नों की किताब हो गई। उसमें 999 पेज एक जैसे होंगे, लेकिन सिर्फ एक पेज का फर्क होगा। इसको वैज्ञानिक भाषा में रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया ये एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। मैं ये पूरी कहानी आपको क्या बता रहा हूं, फिर से याद दिलाता हूं कि माँ के पूर्वजों को तो पता चल गया छोटी किताब से, लेकिन पिता के पूर्वज कि मेरे पिता के पिता के पिता या आपके पिता के पिता के पिता 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल पहले वो कौन पूर्वज थे, उसका किताब इस जो है पता है, इस किताब से पता चलता है। बाकी सब तो सेम होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, 23वां अध्याय। ये शायद आपने बायोलॉजी में अगर अपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो सेक्स अध्याय बोलते हैं, उससे पता चलता है पिता के पूर्वज के बारे में। ये कैसे पता चलता है? ये जो इस किताब का जो आखिरी अध्याय होता है, 23वां अध्याय, उसमें जो ए और बी पार्ट होते हैं उसमें लड़के के शरीर में अलग होते हैं, लड़की के शरीर में अलग। मान के चलिए मैं लड़का हूं, तो जो 23वां अध्याय है उसमें मेरे में जो अगर पार्ट है वो एक्स वाई होंगे, एक्स वाई। किसी भी लड़के के शरीर में एक्स और वाई नाम के पार्ट होंगे 23वें अध्याय में, अगर वो लड़का है तो। और किसी भी लड़की के शरीर में एक्स एक्स होगा, लड़की के शरीर में सिर्फ 2 एक्स होंगे, एक्स 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 लिखा होगा, जिससे ये डिसाइड होता है कि वो लड़की है, और लड़के के शरीर में एक्स और वाई होता है, जिससे डिसाइड होता है कि वो लड़का है। जब माता पिता के शरीर से बच्चों में पार्ट जाते हैं, तो अगर बच्चे के शरीर में 23वां अध्याय एक्स एक्स की लिखावट का है तो मतलब वो लड़की के रूप में पैदा होगी, और अगर वो 23वां अध्याय एक्स और वाई की लिखावट का है तो वो लड़के के रूप में पैदा होगा। तो इसमें जो ये वाई वाला पार्ट है जो लड़कों को मिलता है, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ पिता से मिलता है, एक पिता से दूसरे बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे को। यानी अगर बतौर लड़का मेरे शरीर में जो 23वां अध्याय है इस किताब का, उसका जो
23वें अध्याय का जो पार्ट है उसमें मेरे में अगर एक्स वाई लिखा है तो जो मुझे वाई वाला हिस्सा है, जो वाई वाला चैप्टर है, जो वाई वाले अक्षर है, वो मुझे मेरे पिता से मिले हैं। मेरे पिता को उनके पिता से मिले हैं, उनके पिता को उनके पिता से मिले, और ऐसे आप पीछे जाते जाएंगे तो हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उनके पिता से वो वाई वाला पार्ट सिर्फ बेटे को मिलता है। जैसे एम्प्टी डीएनए की किताब, इसमें जो भी मिलता है वो माँ से मिलता है और बेटी के शरीर से आगे फॉरवर्ड होता है, उसकी बेटी को आगे फॉरवर्ड होता है, उसकी बेटी को आगे फॉरवर्ड होता है। वैसे ही जो ये 23 अध्याय वाली किताब है, जिसमें जो 23वां अध्याय है जो ये निर्धारण करता है, डिसाइड करता है कि कोई लड़के के रूप में जन्म लेगा या लड़की के रूप में, तो अगर कोई लड़के के रूप में जन्म लेता है तो उसमें 23वें अध्याय का जो चैप्टर है ए बी वाला, उसमें अगर एक्स वाई लिखा है तो वो लड़का होता है, और जो वाई वाला पार्ट है वो मिलता है, वाई वाले अक्षर जो लिखावट है वो मिलते हैं हमेशा पिता से। तो इस तरीके से वैज्ञानिक ये निर्धारण कर लेते हैं कि इसके जो पुरुष पूर्वज है, मेरे पुरुष पूर्वज या आपके पुरुष पूर्वज कौन रहे होंगे। मान के चलिए अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके शरीर में जो एम्प्टी डीएनए होगा उससे वैज्ञानिक पता लगा लेंगे आपकी मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी, और ऐसे हजारों साल पुरानी मम्मी। और अगर आप देख रहे हैं एक लड़के हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके शरीर में जो 23वें अध्याय का एक्स वाई वाला पार्ट होगा, जो वाई वाला पार्ट होगा, उससे वैज्ञानिक ये पता कर लेते हैं कि आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, और ऐसे हजारों साल पहले कौन पिता रहे होंगे, ये पता चल जाता है इससे। और यही बताता है हमारे प्राचीनतम पूर्वजों के बारे में कि हजारों साल पहले वो कहाँ रहते थे, वो कौन सी दूसरी जगह में जाकर रहने लगे। अब एक सवाल ये है कि एक्स वाई बताता है तो सबके शरीर में तो एक जैसा होगा, फिर ये फर्क कैसे पता चलता है। तो अगर आपको याद होगा, इन दोनों किताबों में मिला के 3 अरब अक्षर हैं, और 3 अरब अक्षर हैं, और लगभग अगर 1000 पन्नों की किताब है तो 999 पेज सेम है। जो एक पेज का जो बदलाव होता है 0.1%, 1000 का 0.1% एक पन्ना होता है, उस एक पन्ने में जो बदलाव होते हैं उसी से ये पता चलता है कि कौन कहां से आया, कैसे आया, कहां से आया, क्या किया। तो लगभग 3 अरब अक्षरों का 0.1% अगर आप निकालेंगे तो 30 लाख अक्षर होता है। थोड़ा सा गणित है। पूरी किताब, दोनों किताब 1000 पन्नों की, 3 अरब अक्षर, उसमें 0.1% का फर्क है, बाकी सेम टू सेम फोटोकॉपी है, सिर्फ 0.1%, सिर्फ एक पन्ने का फर्क है। लेकिन उस एक पन्ने में कितने अक्षर लिखे हुए हैं? उस पन्ने में लिखे हुए हैं 30 लाख अक्षर। इसमें जो फर्क आता है वो क्यों आता है? जो सबसे हजारों साल पहले जो प्राचीनतम पूर्वज रहे होंगे, जब उनके बच्चों को ट्रांसफर हुआ होगा तो सेम टू सेम ट्रांसफर हुआ होगा, 0.1% का फर्क होगा। लेकिन ये फर्क क्यों आता है? ये फर्क आता है म्यूटेशन की वजह से। विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन, और अगर आम भाषा में हम समझे तो आप कॉपी एरर समझ लीजिए कि किताब प्रिंट हो रही है और उसमें चूक हो गई, कॉपी होने में चूक हो गई, तो वो जो एक चूक होती है उसकी वजह से ये वैज्ञानिक पकड़ पाते हैं। और ये चूक किस वजह से होती है? आमतौर पर प्रजनन के दौरान जब कोशिका का विभाजन होता है उस वजह से चूक होती है। जो प्रजनन, जो जिसकी वजह से पूरा वंश आगे बढ़ता है, उसकी वजह से ये जो चूक होती है। तो इसी म्यूटेशन की वजह से, इसी कॉपी में होने वाले एरर की वजह से, किताब में जो अलग अलग चूक होती है उसी की वजह से पता चल पाता है कि कौन पूर्वज किसका कितना नजदीकी है और कितने साल पुराना है। अगर सोचिए ये चूक ना होती, एक सी किताब आज से 70,000 साल पहले से एक सी किताब हर माता पिता से अपने बच्चों को जारी होती तो हम पता ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो एक सी किताब है, कहीं किसी में फर्क ही नहीं आया, तो कैसे पता चलेगा कौन किसका रिश्तेदार है? क्योंकि दुनिया के तमाम लोगों के, इंसानों के शरीर में वही एक सी किताब है, तो पता ही नहीं चलेगा कौन किसका रिश्तेदार है, कहां से निकल कर आया। तो यहीं से जो है ये पता चलता है। और ये जो चूक होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती, माफ कीजिएगा, एक लंबे अंतराल के बाद होती है। ऐसा नहीं कि माता पिता से मुझ में आया तो वो प्रिंटिंग एरर मेरे में आ गया है, मुझसे मेरे बच्चों में प्रिंटिंग एरर जाएगा। वो एक लंबे अंतराल के बाद होती है, एक नियमित उसका पैटर्न होता है, उसको पढ़कर ये वैज्ञानिक पता लगाते हैं। थोड़ा सा भाषा जटिल हो गई है, अब इसको हम और आसान भाषा में आपको समझाते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके हमारे प्राचीनतम पूर्वज अफ्रीका में रहते थे, तो अब ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर की प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना खुल गया अफ्रीका में। मैं 70,000 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो वहां पर जब हमारे पूर्वजों के बच्चे हुए होंगे तो माता पिता से पूरी की पूरी किताब उनको सेम टू सेम कॉपी हुई होगी, और उसके बाद अगली पीढ़ी को कॉपी हुई होगी, अगली पीढ़ी को पूरी कॉपी हुई होगी। लेकिन कुछ समय बाद उसमें चूक हो गई होगी। किस तरह की चूक हो गई होगी? मान के चलिए कि किताब में लिखा है मेरी किताब, तो वो 1000 साल बाद, 500 साल बाद वो मेरी किताब की जगह मेरी किताबा हो गया, यानी किताब में आ की मात्रा लग गई। अब अगली कई पीढ़ियों तक इसी तरह की चूक जाती रही। अध्याय में जहां मेरी किताब लिखा था अंदर, वो मेरी किताबा हो गया, अगली पीढ़ियों में वही कॉपी होता रहा मेरी किताबा। कुछ और पीढ़ियां गुजर गई नियमित अंतराल के बाद, अब मेरी किताबा में जो मेरी है वो मेरा हो गया, मेरा किताबा, तो अब दो चूक हो गई। तो मेरी जो किताब ओरिजिनल लिखा था उसमें 2 बार चेंज हो गया, मेरी किताबा हुआ कुछ सालों के लिए, उसके बाद मेरा किताबा हो गया।
अब वो लोग वहां से निकले, मान के चलिए भारत आए, यहाँ आए, कुछ समय बाद यहाँ पर तीसरी चूक हो गई। तो वो तीसरी चूक हुई तो दो चूक तो कहाँ है, अफ्रीका की प्रिंटिंग प्रेस में जो हुई है, मेरी किताबा और मेरा किताबा, ये जो चूक है, जो मूल शब्द था मेरी किताब, वो मेरा किताबा बन गया, ये चूक हुई है अफ्रीका की प्रिंटिंग प्रेस में। इसके बाद जब भारत में लोग आए कुछ, यहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई, जहां पर यहाँ लोगों ने मिलकर अपना वंश आगे बढ़ाया, तो वो चूक यहाँ पर होती रही। और यहाँ पर फिर एक कोई नई किस्म की चूक हो गई, मान के चलिए, तो वो तीसरे किस्म की चूक हो गई, कुछ सालों बाद वो चौथे किस्म की चूक हो गई। तो इससे वैज्ञानिक पता करते हैं, इस चूक से उनको पता चलता है कि कौन कितना अलग है, और जो चूक होने का समय है ऑन एन एवरेज, कि कितने वर्षों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद ये चूक हो रही है, इससे वो पता लगाते हैं उसका पैटर्न, उससे म्यूटेशन की दर पता चलती है, चूक की दर पता चलती है, जिससे पता चलता है कि लगभग कौन कितने साल पुराना है, कहां से निकल के आया है। तो ये आप समझ गए कि कुल मिला के जो शरीर है, जो चूक है, शरीर में दोनों जगह हो रही है। कहां पर होती है, दोनों किताबों में, एम्प्टी डीएनए की किताब में भी, और जो 23वां अध्याय है बड़ी किताब, उसके वाई वाले लेसन में भी। तो आज क्या है, वैज्ञानिकों के पास पूरी दुनिया का जीनोम डीएनए का डाटा है, पूरा भरा हुआ है। या फिर ये कहिए कि अलग अलग इंसानों के जो शरीर हैं, उनकी जो ये छोटी एम्प्टी डीएनए किताब है, और ये जो बड़ी किताब है जिसका 23वां अध्याय का वाई वाला पार्ट है, इसका पूरा का पूरा वैज्ञानिकों के पास डेटा है अलग अलग, आज के लोगों का है। साथ ही अलग अलग समय में जो जीवाश्म मिले हैं, जो इंसानों के कंकाल मिले हैं जमीन में दबे हुए, जो पुरानी सभ्यताएं मिली है, उनका भी डीएनए वैज्ञानिकों ने एक्सट्रैक्ट किया। और इन दोनों से ही जब मैच करते हैं, तो उसके बारे में जब उनको उनकी शरीर की किताबें और कंकालों के डीएनए में जो एरर हुआ है, वो पूरा डेटा ही कब किस में क्या म्यूटेशन हुआ है। तो होता क्या है, शरीर की डीएनए वाली किताब में जो म्यूटेशन होता है, जो चूक होती है, मेरी किताबा, मेरा किताबा, और आगे जो भी चूक हुई है, उससे वैज्ञानिक एक फैमिली ट्री बना लेते हैं कि सबसे पहला छापा खाना कहाँ खुला, प्रिंटिंग में, वहां पर उस आधार पर वो बना लेते हैं। तो उसमें मेरे पिता के पीछे जाते जाइए, उनके पिता के पीछे जाते जाइए, उनके पिता के पीछे, उनके पिता के पीछे, तो एक ये फैमिली ट्री बन गया पिता वाला। और इसी तरीके से माँ के पीछे जाते जाइए, एम्प्टी डीएनए की किताब से माँ वाला बन गया वो पूरा का पूरा। तो जो कॉपी एरर होता है वो एक तय अंतराल के बाद होता है। मैंने आपको बताया, वैज्ञानिकों ने स्टडी किया कि 65,000 सालों से लगातार जब वो जीवाश्म मिल रहे थे, तो वो देख रहे थे कि कितने कितने, मान के चलिए वो 500 साल का समय है, 700 साल का समय, उसके बाद वो एन एन एवरेज उस तरह का बदलाव होता आ रहा है। तो इससे वो देख के पता चल जाते हैं कि कोई कंकाल कितने साल पुराना होगा। और लगातार अध्ययन के बाद वैज्ञानिक जो है जनसंख्या की आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। उन्होंने जो किताब है उसका वाई पार्ट, और एम्प्टी डीएनए की जो किताब है उसका एक फैमिली ट्री बनाया, जिसे नाम दिया है हैप्लोग्रुप। जो वैज्ञानिकों ने तमाम डीएनए का अध्ययन करने के बाद एक फैमिली ट्री, एक पेड़ बनाया है, जो पेड़ का मेन तना है, जो उसका नाम दिया है उन्होंने हैप्लोग्रुप। अब उस पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकली हैं। मुख्य पेड़ हो गया हैप्लोग्रुप, उसमें अलग अलग शाखाएं हैं, एम्प्टी डीएनए नाम वाली अलग शाखाएं हैं, ये जो वाई पार्ट वाली शाखाएं अलग अलग हैं। तो एम्प्टी डीएनए जो मां से मिलता है हर बच्चे को, उसकी जो प्राचीनतम शाखाएं वैज्ञानिकों ने देखी हैं, उसके नाम है L0, L1, L2, L3, M7। ये उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं जो पुराने समय में कंकाल मिले उसके हिसाब से। और जो डीएनए के किताब में जो वाई वाला पार्ट है, जिसे पिता के पूर्वज का पता चलता है हैप्लोग्रुप में, उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने प्राचीनतम शाखाएं निकाली है, उनके नाम है A, B, C, T और D। तो अब मान के चलिए दो लोगों के अलग अलग शरीर की डीएनए की किताब एक ही है, एक ही हैप्लोग्रुप शाखा की है, तो उनकी प्राचीनतम महिला पूर्वज एक ही होगी। और अगर दो लोगों के शरीर में जो वाई लेसन वाला किताब है, अगर वो एक जैसी मिल रही है, एक ही हैप्लोग्रुप की शाखा से मिल रही है, तो वो एक ही प्राचीनतम पूर्वज के वंशज यहां पर होंगे। इस बारे में एकदम सटीक भले ही पता ना चले, लेकिन कम से कम ये पता ना चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपके या मेरे 200 पीढ़ी या 100 पीढ़ी पहले कौन एग्जैक्टली दादा थे, लेकिन फिर भी पूर्वजों के बारे में किस समूह के थे एटलीस्ट ये पता चल जाता है। एग्जैक्ट डीएनए से ये नहीं होगा कि मेरे पता चल जाए 20 पीढ़ी पहले, 500 साल पहले मेरे दादाजी कौन थे, लेकिन एक समूह के बारे में पता चल जाता है। किससे? वही एरर से, जो मेरी किताबा और आगे जिस तरह की चूकें आती जा रही हैं, उससे पता चल जाता है कि 500 साल पहले जब चूक हुई होगी, तो कौन सी आबादी का समूह रहा होगा जिसने अपना वंश आगे बढ़ाया होगा। वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं उसमें सिर्फ वाई पार्ट और छोटी एम्प्टी डीएनए किताब का अध्ययन करते हैं, इसलिए समूहों के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिक कोई जानकारी, मतलब व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिल पाती है। एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि एक बड़ी आबादी पहले कहाँ थी, अगर वो माइग्रेट करके किसी दूसरे हिस्से में गई है तो कहाँ गई है, फिर वहां पे एक नई तरह की चूक शुरू हो गई, फिर वहां से माइग्रेट करके गई, तो जो अफ्रीका की चूक है, भारत की चूक है, अब जो आगे एरर होगा वो नए किस्म का होगा। लेकिन कॉमन एरर कौन सा होगा? जो सबसे पहला छापाखाना अफ्रीका में था, वहां जो दो चूक हुई है वो सब जगह मिलेंगी। फिर जो भारत में चूक हुई है वो ऐड हो जाएगी, भारत से मान के चलिए आगे कहीं और जाते हैं
तो वहां जाकर मध्य एशिया में जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं, तो वहां पर जाकर भी वो चूक ऐड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये ऐसे पता चलता है कि हमारे या हमारे आसपास रहने वाले लोगों के पूर्वज कौन है। यही सब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसके बाद ही वो पता लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कंकाल मिले वो किन लोगों से डीएनए किनका मैच करता है, अफ्रीका में कोई कंकाल मिलता है तो वो किसके डीएनए से मैच करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए। अगर कोई हिस्सा आपको समझ में ना आए तो हम कोशिश करेंगे आपको वहां पर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।